ऊपर वो दीपक डिपेंड करता है, तो यहाँ लगा दो, ऑन कर दो। नमस्कार, मैं हूं केशव पंडित और आप देख रहे हैं देश का तेजी से बढ़ता एटीवी न्यूज चैनल। इस वक्त आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम लाइव डिबेट। हमारे साथ में हमारे खास मेहमान हैं जयप्रकाश यादव जी, जो सनातन सेना के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। जयप्रकाश यादव साहब, एटीवी न्यूज चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद आपका। आज का जो विषय है, सनातन सेना को जो पक्ष रखना है वह है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कि राहुल एक उम्मीद, वोट अधिकार, सरेंडर सरकार। राहुल गांधी के कर्नाटक के महादेवपुरा विधानसभा क्षेत्र में फर्जी वोटों के दावे पर भाजपा का क्या जवाब क्या है, जो वो लगातार जो है अपने जवाब भी दे रहे हैं। इसे गलत साबित करने के लिए आपके पास क्या सबूत है और क्या होने चाहिए भाजपा के पास? राहुल गांधी ने जो विशिष्ट आंकड़े दिए हैं, जिसमें 11,965 डुप्लीकेट वोटर है, 40,009 फर्जी या गलत पते वाले वोटर हैं और 10,452 एक ही पते पर वोटर है, 4,132 सामान्य फोटो वाले वोटर है, 33,692 वोटर जो फॉर्म 6 के दुरुपयोग से जोड़े गए का दावा किया गया। ये आंकड़े कांग्रेस की गहन जांच का संकेत देते हैं। यदि ये दावे गलत है तो भाजपा को इसका खंडन करने के लिए ठोस सबूत क्यों नहीं देना चाहिए? क्योंकि देश के अंदर राहुल गांधी सवाल उठा रहे हैं, नेता प्रतिपक्ष हैं। तो नेता प्रतिपक्ष यदि कोई सवाल उठा रहा है, पार्टी ने अध्ययन किया, जांच की और उन्होंने कहा कि खुलासा है, सरकार इसे आखिर दबाना क्यों चाहती है केवल फर्जी बोल करके? उसके लिए ठोस आंकड़े प्रस्तुत क्यों नहीं करती है? जी जी केशव पंडित जी, जैसा कि आपका जो डिबेट है हमेशा मुद्दों पर रहता है। वर्तमान में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी, जो कि गांधी परिवार से आते हैं राहुल जी, और बार बार इनके द्वारा ऐसा कोई काम किया जाता है राहुल जी के द्वारा जो बाद में इन्हें माफी मांगने पर मजबूर कर देता है। कंट्रोल सी मतलब कॉपी, फिर उसके बाद कंट्रोल भी मतलब पेस्ट, ओपोलॉजी माफी को बार बार कॉपी करना, फिर उसको पेस्ट करना, फिर माफी मांगना, फिर कॉपी करना, फिर पेस्ट करना, ये राहुल गांधी जी के नेचर में आ चुका है। और राहुल गांधी जी अगर कोई भी मुद्दा आज उठाते हैं तो जनता ये समझ लेती है कि इस मुद्दे पर आखिरी में राहुल गांधी जी अगर कोई आरोप लगा रहे हैं मोदी सरकार पर, भारत सरकार पर, तो बाद में माफी ही मांगने वाले हैं, क्योंकि वो सिद्ध कर नहीं पाते। और बेबुनियाद आरोप लगाना ये कांग्रेस की हरकत शुरू से रही है। और इस बार जो हो रहा है कि राहुल गांधी जी का जो नया पॉलिटिकल शौक है कि इल्जाम लगाओ, इल्जाम लगाओ, इल्जाम लगाओ, सबूत भूल जाओ, सबूत भूल जाओ, सबूत भूल जाओ, ये इनका नया पॉलिटिकल शौक बन चुका है राहुल गांधी जी का। आपको बता दूं कि कर्नाटक, हरियाणा और महाराष्ट्र तीनों के जो चुनाव आयोग ने साफ कह रहे हैं कि भाई अगर वोट चोरी हुआ है तो सबूत लाओ। चुनाव आयोग साफ साफ मांग रहा है सबूत। क्या आप कह रहे हो वोट चोरी हुआ है तो सबूत लेकर आओ। और बिहार में तो हालत और भी दिलचस्प है केशव पंडित जी, आपको बताऊं कि बिहार में आपत्ति दर्ज करने पर पूरा मौका मिला, लेकिन कांग्रेस समेत किसी भी एक ने एक पन्ना तक नहीं भरा। ये बड़ी दिलचस्प बात है, एक पन्ना तक नहीं भरा। चुनाव आयोग ने कहा कि सबूत लाओ और आप कुछ बात है तो आपत्ति दर्ज करो, पूरा मौका दिया गया चुनाव आयोग के द्वारा, मगर कांग्रेस ने कोई भी तथ्य पेश नहीं कर पाए, सबूत पेश नहीं कर पाए, एक पन्ना भी नहीं भरा उन्होंने। यानी आपको एकदम क्लियर मैं इस बात को बताना चाहता हूं, देश की जनता इस डिबेट को देख रही है कि यानी कैमरे के सामने आग लगाने वाला बयान, कैमरे पे आते हैं, आग लगाते हैं, बहुत रोचक ढंग से बात रखने का प्रयास करते हैं राहुल जी, और बैक स्टेज पर चुप्पी साध लेते हैं।
बैक स्टेज पर आते ही चुप्पी साध लेते हैं राहुल जी। कब तक चलेगा ये? अब अगला कदम शायद वही पुराना है कि एक बार और माफी इनको मांगनी पड़ेगी, और फिर माफी मांगने के बाद में जनता के बीच में इनकी जगहसाई होगी, हंसी ठिठोली होगी, और उसके बाद में फिर एक नया मुद्दा इनको तलाशना पड़ेगा। ये राहुल गांधी जी देश की राजनीति में, पुनः मैं दोहराता हूं, कंट्रोल सी मतलब कॉपी, और कंट्रोल भी मतलब पेस्ट, ओपोलॉजी साइकिल ये कब तक चलेगा, ये देश की जनता राहुल जी से पूछ रही है। केशव पंडित जी। निर्वाचन आयोग ने कांग्रेस द्वारा मांगी गई डिजिटल वोटर लिस्ट और सीसीटीवी फुटेज जो है वो आखिर क्यों नहीं दी? क्योंकि राहुल गांधी ने बार बार पूछा है कि ईसी मशीन पठनीय वोटर लिस्ट और सीसीटीवी फुटेज क्यों नहीं साझा करता है, जो उनके अनुसार वोटर धोखाधड़ी को उजागर कर सकता है। यदि जो है डिजिटल वोटर लिस्ट यदि आ जाती है, चुनावी प्रक्रिया में पारदर्शिता लोक विश्वास के लिए महत्वपूर्ण है। उनका कहना भी ठीक है। यदि ईसी की प्रक्रिया साफ है तो डेटा साझा करने से उनकी विश्वसनीयता बढ़नी चाहिए। भाजपा को ये स्पष्ट करना भी चाहिए कि डेटा आखिर क्यों रोका गया है, क्या वजह है, किस लिए? क्योंकि नेता प्रतिपक्ष यदि कोई सवाल कर रहे हैं तो उसके सवालों से सरकार क्यों बच रही है? सरकार को जो है आयोग क्यों बच रहा है? आयोग को आखिर सब कुछ डिजिटल हो रहा है तो डिजिटल वोटर लिस्ट आखिर क्यों सौंपी नहीं जा रही है? उसको सार्वजनिक क्यों नहीं किया जा रहा है? जी जी देश का जो है जवाब दे चुका है इस बारे में। 2014, 2019, 2024 3 बार जनादेश मिला है प्रचंड मतों से। राष्ट्रनायक, गांव, गरीब, किसान के राष्ट्रनायक, मसीहा, सच्चे लाडले भारत माता के सपूत नरेंद्र मोदी जी को हमेशा आशीर्वाद मिलता रहा है, और राहुल गांधी जी को हमेशा मुंह खानी पड़ी। और जो रही बात चुनाव आयोग ने ये डाटा साझा क्यों नहीं किया, तो ये भी एक स्पष्ट तौर पर मैं आपको बताना चाहता हूं कि चुनाव आयोग विधि के अधीन काम करता है। चुनाव आयोग के अपने कुछ बायलॉज हैं, रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं। उसके अंतर्गत चुनाव आयोग न सिर्फ भारतवर्ष में अपितु पूरे विश्व के हर देश में ये प्रणाली लागू है। तो कुछ भी आप मांगेंगे तो आपको नहीं मिलेगा। बाकी जितनी जानकारी राहुल जी ने चाही है उतनी जानकारी तो चुनाव आयोग देने को तैयार है। चुनाव आयोग हर परीक्षा को पास करने के लिए तैयार है। अब ये चुनाव आयोग नहीं हुआ, सीता जी की अग्नि परीक्षा हो गई। कितनी बार आखिर चुनाव आयोग जो है वो राहुल जी के लिए अपना समय, अपना डाटा, अपना वीडियो और अपने आंकड़े कितने बार प्रस्तुत करेगा, जब देश की जनता ने लगातार 2014 में भी इन्होंने ऐसा आरोप लगाया, सारा कुछ हुआ, उसके बाद फिर जनादेश मिला, 2019 में फिर से मिला, फिर आरोप प्रत्यारोप लगाया इन्होंने। और ये जिस जगह पर कांग्रेस के इक्का दुक्का सीट जीत कर आते हैं वहां पर ये फिर से चुप्पी साध लेते हैं। वहां पर इनको ईवीएम मशीन पे कोई दोष दिखाई नहीं देता, वहां पर इनको जनता ने सही मताधिकार का प्रयोग किया है ऐसा लगता है। पर जहां पर इनकी हार होती है और जहां पर जनता इनको नकारती है, वहां पे अपने हार का ठीकरा दूसरे पर फोड़ने के लिए ये चुनाव आयोग तक को आड़े हाथों में लेने का प्रयास करते हैं। नेता प्रतिपक्ष होने का अर्थ आपको जनता के सवालों को सत्ताधारी दल से पूछना होगा, उसके उत्तर जानने होंगे, न कि आपको लोकतंत्र पर हमला करना चाहिए, न कि आपको आम जनता के जनादेश पर प्रश्न चिन्ह उठाना चाहिए, क्योंकि वो स्वयं भी राहुल जी सांसद हैं। तो सवाल और है कि महाराष्ट्र में जो 4 महीनों में 1 करोड़ नया वोटर आया है वो कहां से आया है? उनके इस दावे में कितनी सच्चाई है? आखिर सरकार क्यों जांच नहीं करवा लेती? क्योंकि वो कई राज्यों में जो है इन आंकड़ों को लेकर के लगातार जो है सवाल कर रहे हैं, लगातार जो है एविडेंस दिखा रहे हैं कि हमारे पास ये चीज है, आप इसको देख लीजिए। कैसे एक पते पर जो है इतने वोटर कार्ड दर्ज हो सकते हैं, कैसे एक पते पर रह सकते हैं, कैसे बिना फोटो के जो है लोग हो सकते हैं, और जो जिंदा हैं उनका वोटर कार्ड ही नहीं है, और जो मर गए हैं वो वोटर लिस्ट में अभी तक चढ़े हुए हैं। जी, ये सारी बातें जो है जांच का विषय है किशोर जी। मैं आपको बताऊं कि
वोटर लिस्ट पर जो पुनरीक्षण का काम होता है, वोटर लिस्ट पर जो मतदाता सूची का अवलोकन का काम होता है, ये बूथ स्तर के कार्यकर्ता करते हैं। सभी राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं को चुनाव आयोग पूरा मौका देता है कि वो आकर के पुनरीक्षण का, मतदाता सूची का काम करें, वोटरों को जोड़ें, जो लोग इस दुनिया में नहीं है उनका नाम विलोपित करने के लिए मदद करें। दिक्कत कहां पे है ये मैं आपको बता दूं। भारतीय जनता पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता, चाहे वो नरेंद्र मोदी हो, चाहे कोई भी बड़े स्तर के, बड़े कद के नेता हो, वो बूथ में पर्चियां बांटे हैं। उन्होंने बूथ पोलिंग एजेंट बन करके बूथ के अंदर बैठ करके वोटिंग कराए हैं लोगों से। मतदाता सूची पर जो लोग वोट डाल रहे हैं उसके नामों पर टिक किया है। जो वोट डालने नहीं आए हैं उनको आग्रह करके वोट डालने लेकर जाना है। ये राजनीतिक दल के कार्यकर्ताओं का काम होता है, अपने दल के समर्थन में अधिक से अधिक मतों को हासिल करवाने के लिए। और ये पूरी एक प्रक्रिया होती है। जब मतदाता घर से निकलता है तो मतदान केंद्र के एक निश्चित दूरी पर पोलिंग बूथ लगी होती है, उस बूथ पर लोग पर्चियां बना रहे होते हैं। वो भी भाजपा के ही कार्यकर्ता होते हैं, कांग्रेस के कार्यकर्ता हो सकते हैं जो वहां पर पर्चियां बना रहे हो। पर्चियां बनाने के बाद में वहां से मतदाता पर्ची लेकर जाता है पोलिंग बूथ पर, वो अपना परिचय पत्र दिखाता है, अंदर प्रवेश करता है, उसके हाथ पर स्याही लगती है, उसके बाद में वो वोट डालता है, वोट डाल करके बाहर आता है। ये एक पूरी प्रक्रिया है। और जितने लोगों ने वोट डाला है उसका एक डाटा, एक आंकड़ा, एक शीट, एक पेपर जो है, जब 5 बजे मतदान हो जाता है तो वो दिया जाता है। और उसपे कुल मतदाताओं की उस बूथ पर संख्या, कितने मत पड़े हैं उसकी संख्या, कितने लोग अनुपस्थित रहे उसकी संख्या, कितने मत रिजेक्ट, मतलब कितने लोगों ने वहां पर नहीं आए, सारी जानकारी उसमें होती है, पूरी जानकारी उस डाटा में होती है। और जब काउंटिंग का दिन होता है, जब काउंटिंग होती है वोटों की, तो चाहे वो ईवीएम मशीन से हो या बैलेट से हो, वहां पर वो शीट से मिलाया जाता है कि जितने वोट पड़े थे वो है या नहीं है। वो क्रॉस चेकिंग होती है। बूथ के अंदर भी राजनीतिक दल के कार्यकर्ता बैठते हैं और वोटिंग के बाद काउंटिंग के दिन भी उस बूथ पर कार्यकर्ता बैठे होते हैं। उनको पूरा अधिकार होता है पारदर्शिता से आंकड़ों को चुनौती देने का, चेक करने का, फैक्ट चेक करने का, संख्या कम ज्यादा है तो आपत्ति करने का। इवन ईवीएम मशीन सील होती है, वो भी कार्यकर्ता के हस्ताक्षर से होती है। वहां पे अन्य राजनीतिक दलों के भी कार्यकर्ता होते हैं जो हस्ताक्षर करते हैं, सील चपड़ा लगता है। और उसके बाद ये पूरी, मैं इसमें एक बात और आखिरी बताना चाहता हूं, इस पूरी प्रक्रिया से राहुल जी अनभिज्ञ हैं, क्योंकि राहुल गांधी जी चांदी का चम्मच लेकर पैदा हुए मुंह में, और राहुल जी कभी इन प्रक्रियाओं में शामिल नहीं हुए। कभी उनके लिए तो लोगों ने किया है, वो कभी इन प्रक्रियाओं में कभी बैठे हों, किए हों, तो उनको प्रणाली समझ में आए और कोई चुनौती देने से पहले वो सोचें। वो तो केवल हवाबाजी करते हैं। इन प्रक्रियाओं को अगर वो जानते समझते तो ऐसी बेतुकी और बचकाना बातें नहीं करते राहुल जी, केशव पंडित जी। तो जनता इस बात को जान चुकी है, बार बार ये माफी मांगेंगे। राहुल गांधी जी कह रहे हैं कि हमारी बात को गैर जिम्मेदाराना कह करके खारिज करने के बजाय उसकी सत्यता की पुष्टि तो कम से कम करवाइए। कोई आप जो है टीम तो आप गठित कीजिए ताकि जांच हो सके, दूध का दूध और पानी का पानी हो सके। हमारे पास जो आंकड़े आए हैं, जो हमारी टीम ने जो सर्वे किया है, उसके आधार पर हम ये बात कह रहे हैं। आप अपनी टीम का लेकर के आइए और आप कहिए कि यह कागज गलत है, ये चीजें गलत है, जो आंकड़े मैं दे रहा हूँ। कम से कम उनका सर्वे तो होना ही चाहिए। वो जो कागज दे रहे हैं उसको लेकर के क्या इलेक्शन कमीशन ने नहीं बोलना चाहिए कि यह फर्जी है पूरी तरह से, और क्यों फर्जी है उसके कारण विस्तार से कम से कम उनको बोलना चाहिए, बताना चाहिए। जी जी केशव जी, मैं आपको बताना चाहता हूं कि राहुल गांधी जी जो आरोप लगाते हैं, उन आरोपों का कोई भी सबूत उनके पास नहीं होता है। बस वो कहते हैं जांच कराओ, कमेटी बनाओ, और आरोप लगा करके छोड़ देते हैं। आरोप सिद्ध नहीं होता, मुंह की खानी पड़ती है, फिर माफी मांगते हैं। यह कड़ी राहुल जी की चलती आ रही है, बिना सबूत, बिना जांच के बस आरोप लगाओ और जनता जवाब मांगे तो चुप्पी। सवाल चुनाव आयोग जो है
उसका नहीं है, सवाल राहुल जी की हार का है। राहुल जी को, जो कांग्रेस पार्टी देश में 70 साल राज करी है, उस कांग्रेस पार्टी की स्थिति आज अत्यंत दयनीय है। जी। गिनती के राज्यों में कहीं कुछ जगहों पे अभी वो हैं, आने वाले समय में कांग्रेस मुक्त भारत ये होने जा रहा है। तो जो दिया बुझने से पहले फड़फड़ाता है, ये उसी प्रकार का कृत्य है जो लगातार इनके द्वारा किया जा रहा है। और चुनाव आयोग को, भारतीय जनता पार्टी को, नरेंद्र मोदी जी को, अमित शाह जी को ये बार बार टारगेट करते हैं क्योंकि नेता प्रतिपक्ष ये बने हुए हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि राहुल जी कुछ भी कहने से पहले सबूत इकट्ठा करें, प्रमाणित करें, उसके बाद अगर आरोप लगाएं तो निश्चित रूप से लोकतंत्र मजबूत होगा। क्योंकि लोकतंत्र में सत्ताधारी दल और विपक्षी दल दोनों की भूमिका होती है। विपक्ष जो है वो सत्ताधारी दल का आईना होता है, आईना दिखाना चाहिए, स्वागत है। निसंदेह भारतीय जनता पार्टी भी इसका स्वागत करती है कि विपक्ष अपनी भूमिका अदा करे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का उदय भी विपक्ष से ही हुआ है। एक समय में भाजपा के केवल 2 सांसद थे, पर एक मजबूत विपक्ष की भूमिका जनसंघ के समय से भारतीय जनता पार्टी ने निभाई है और तब जाकर ये विकास यात्रा आज यहां तक आकर के पहुंची है। अटल बिहारी वाजपेयी जी का नेतृत्व हो, नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व हो, भाजपा के नेतृत्व में देश आगे बढ़ा है और देश की जनता ने टोकरी भर भर के अपना जनादेश आशीर्वाद भाजपा को दिया है और आगे भी देती रहेगी। और राहुल जी के इस प्रकार की हरकतों से भारतीय जनता पार्टी को और मजबूती मिलती है। अच्छा, और बार बार राहुल जी माफी मांगते रहते हैं। भारत के नागरिकों की नागरिकता भी संकट में बताई जा रही है, सवाल यह उठाया जा रहा है। अदालत के द्वारा कहा जा रहा है कि नागरिकता का प्रमाण वोटर कार्ड नहीं है, आधार कार्ड नहीं है, पैन कार्ड नहीं है, ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है। तो जन्म प्रमाण पत्र ही यदि है तो मान लीजिए कि कोई पाकिस्तान के लिए 2 दिन से आया, 2 दिन के लिए आया घूमने के लिए, और यहाँ पर यदि बच्चा डिलीवर होता है तो उसका जन्म प्रमाण पत्र तो यहाँ का बन जाएगा, तो क्या वो अनागरिक बन जाएगा? दूसरा, लाखों की संख्या में जो आदिवासी हैं उनके पास कोई जन्म प्रमाण पत्र नहीं है, वोटर कार्ड नहीं हुआ, इस देश के कागजात कोई नहीं लगे, तो नागरिकता का आधार है क्या? मतलब सरकार क्या कहना चाहती है? सरकार कोई जवाब ही नहीं देना चाहती है। उन्होंने कोई स्पष्ट नहीं किया नागरिक किसे माना जाए, किसे नहीं माना जाए। जी। नागरिकता के विषय पर सबसे पहले तो राहुल गांधी जी को मैं ये पूछना चाहता हूं कि वो अपने आप को इस भारत का नागरिक मानते हैं कि नहीं। ये सबसे बड़ा प्रश्न है। अगर वो अपने आप को भारतीय जनता पार्टी से अलग मानते हैं, मोदी जी देश में तानाशाही कर रहे हैं, लोकतंत्र खतरे में, तमाम आरोप राहुल जी लगाते रहते हैं। राहुल जी ने ऐसा कोई भी स्थान नहीं छोड़ा जहां पर उन्होंने भाजपा को, मोदी जी को नीचा दिखाना चाहा हो, और कोई ऐसा मौका वो चूकते नहीं। नागरिकता तो संवैधानिक अधिकार है हर नागरिक का, और नागरिकता किसी व्यक्ति को कैसे मिलती है इस पर भी मैं बात करना चाहूंगा। लोकतांत्रिक प्रणाली में जो अधिकार है नागरिकता का, वो कैसे मिलता है। किसी गांव खेड़े में जब कोई बालक जन्म लेता है तो सबसे पहले उसका जन्म प्रमाण पत्र बनाया जाता है, और जन्म प्रमाण पत्र कौन बनाता है? सरपंच, पार्षद। संविधान ने उनको अधिकार दिया है। जो सबसे प्रारंभिक इकाई है वो लोग हस्ताक्षर करते हैं, जन्म प्रमाण पत्र जारी होती है, और उसके बाद में जब वो बालक बड़ा होता है, 18 वर्ष का होता है, तो उसे मताधिकार का अधिकार मिलता है, मतदाता सूची में उसका नाम जुड़ता है। उसके बाद में वो भारत का वयस्क नागरिक 18 वर्ष के बाद में वोट देने का अधिकार रखता है और वोट करने जाता है। ये इसकी पूरी प्रक्रिया है। अगर ये प्रक्रिया के तहत मतदाता सूची में नागरिकों का नाम जुड़ा हुआ है तो कहां से कोई नागरिकता खतरे में आ गई? पहली बात। दूसरी बात कि जो शरणार्थी हैं
जो भारत भूमि में जिन्होंने जन्म नहीं लिया, किसी अन्य स्थान से आकर के भारत को शरण स्थली मानते हैं, उनको नागरिकता एक जांच के उपरांत ही दी जाएगी, विधि संयत कानून के दायरे में दी जाएगी, जो नियम है उसके तहत दी जाएगी। ऐसा नहीं है कि सीधे कोई भी मुंह उठाकर आए और भारत का नागरिक बन जाए, तो भारत की क्या स्थिति होगी। इसके लिए जो कानून बने हुए हैं, उन कानूनों को, कानूनी प्रक्रिया का पालन करने पर राहुल गांधी जी आपत्ति दर्ज करते हैं, क्योंकि जो आयातित लोग हैं, बाहर से जो विदेशों से आए हुए लोग हैं, शरणार्थी हैं, चाहे रोहिंग्या मुसलमान की हम बात करें, तो ऐसे लोगों को राहुल जी अपना वोट बैंक मानते हैं और उनको नागरिकता नहीं मिलने से इनको दर्द होता है। तो इसमें किसी भी प्रकार से भाजपा की सरकार जिम्मेदार नहीं है। इसके लिए लोकतंत्र में प्रक्रिया बनी हुई है, उस प्रक्रिया के तहत ये सारी चीजें होती हैं। तो इस पर भी प्रश्न चिन्ह लगाना एक बचकाना हरकत है, निराधार आरोप राहुल जी का ये लगाते रहते हैं। और रही बात, कुछ अन्य भी क्षेत्रीय दल हैं जो इस प्रकार की अनर्गल बातें करते हैं, चुनौती देते हैं, तो वो भी केवल कैमरे पर आकर के बड़ी बड़ी बातें करते हैं, और जब उन बातों को सिद्ध करने की बात होती है तो पीछे हट जाते हैं कहीं ना कहीं। ये दुर्भाग्यपूर्ण है, ये देश की जनता भी समझ चुकी है और बहुत ज्यादा इन बातों का फर्क नहीं पड़ता। मैं एटीवी न्यूज में इस बात को स्पष्ट तौर पर कहना चाहता हूं कि जो भारत भूमि में जन्म लिया है, ऐसा कोई नागरिक है क्या जिसकी नागरिकता नरेंद्र मोदी सरकार में छीन ली गई हो या उसको वोट नहीं डालने दिया जा रहा हो? ऐसा एक भी अगर है प्रमाण तो बताइए। आप भी वोट डालने जाते हैं, मैं भी वोट डालने जाता हूं, और कोई विपक्षी दल से है, किसी दूसरे विचारधारा से, वो भी मताधिकार का प्रयोग कर रहा है। राहुल गांधी दिक्कत इस बात से राहुल जी को निकाल रहे हैं, वोटर अधिकार यात्रा निकाल रहे हैं राहुल गांधी जी। तो वोटर अधिकार यात्रा के तहत क्या साबित करना चाह रहे हैं और उससे सरकार को क्या नुकसान होने वाले हैं? वोटर अधिकार यात्रा से आपको लगता है कि जो पहले की यात्राएं थी उनसे कितना प्रभाव पड़ा है पार्टी पर? और जो यह यात्रा, वोटर अधिकार यात्रा जो निकल रही है, बड़ी संख्या में हुजूम जुड़ रहा है, लोग जुड़ रहे हैं, जहां जगह जगह स्वागत भी हो रहा है, भीड़ भी जुट रही है, तो क्या फर्क पड़ने वाला है? क्या वाकई में दम है उन चीजों में जो वो कह रहे हैं? क्या प्रभाव वो डाल पाएगा? जी, यात्राएं तो राहुल जी करते रहते हैं, और पहले इन्होंने भारत जोड़ो यात्रा निकाली। उस यात्रा में जनता ने जब कहा कि पहले तोड़ो बाद में जोड़ो, पहले भारत को तोड़ो, जाति, धर्म, संप्रदाय, केवल वोट बैंक की तुष्टीकरण के लिए भारत को खंडित कर दो, भारत की एकता, अखंडता, संप्रभुता को खंडित कर दो, तार तार कर दो, भारत माता को खून के आंसू बहाने के लिए मजबूर कर दो। और उसके बाद भारत जोड़ो यात्रा, जनता ने सिरे से इस यात्रा को नकार दिया, खारिज कर दिया। और अभी ये जो नया प्रपंच कर रहे हैं, नई यात्रा जो निकाल रहे हैं, मैं आपको बता दूं कि जब चुनाव होते हैं तो आप मत का प्रतिशत अगर देखेंगे लोकसभा के चुनावों में, तो कांग्रेस के भी जो कार्यकर्ता हैं वो भारतीय जनता पार्टी को जाकर के मताधिकार का प्रयोग करते हैं और भाजपा का कमल खिला करके आते हैं। मतलब राहुल गांधी जी की टीम में जो लोग हैं, जो कांग्रेस में जुड़े हैं, वो भी चुपचाप जाकर देश हित में जाकर के कमल खिलाकर आ जाते हैं। तो राहुल गांधी जी को ये बात समझ में नहीं आती कि जनता उनको स्वीकार नहीं कर रही, उनके लोग उनको स्वीकार नहीं कर रहे हैं, वो ईवीएम पर ठीकरा फोड़ते हैं। उनका जनाधार खिसक चुका है। इस बात को राहुल जी को समझने की और समझाने की आवश्यकता है। जी, एक आखिरी सवाल जी, आखिरी सवाल कि जब आपने कहा है कि लोगों को लेके चलने की बात है, तो भारतीय जनता पार्टी में भी अगर हम बात करें जो नायक हैं 370 के, और शायद महानायक के तौर पर उन्हें याद इतिहास करेगा यदि इतिहास छुपाया नहीं गया तो, सतपाल मलिक जी गवर्नर रहे, उन्हीं के कार्यकाल में सब कुछ हुआ, उन्होंने किया। गवर्नर और राष्ट्रपति दो ही जो है करते हैं।
क्या आपको लगता है कि उनके साथ जो होना चाहिए था, उन्हें तिरंगा मिलना चाहिए था, उन्हें जो राजकीय सम्मान मिलना चाहिए था, जिसके वो हकदार थे, उन्होंने पूरी मेहनत से, पूरी शिद्दत से पार्टी को अपना समय दिया, पूरी ईमानदारी से देश के लिए काम किया। उस व्यक्ति पर एक इल्जाम लगा दिया जाता है और अंत तक उन पर प्रेशर, दबाव, ईडी तमाम चीजें जो है की जाती है। वो लास्ट तक कहते रहे कि मर जाऊंगा, लेकिन मैंने ऐसा कुछ किया नहीं, मैं कुछ कबूलने वाला नहीं हूं। दूसरा सवाल ये आता है कि यही चीजें डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी भी कर रहे हैं, लेकिन डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी के खिलाफ भाजपा कोई एक्शन और कोई भी बोलने को तैयार नहीं है। नरेंद्र मोदी जी जो प्रधानमंत्री हैं हमारे, वह शिबू सोरेन की अंतिम यात्रा में शिरकत करते हैं, पहुंचते हैं। वो मुलायम सिंह यादव जी को भी सम्मान देते हैं। एक तरफ वह कहते हैं कि हिंदुओं का हत्यारा है वह, और दूसरी तरफ वह सम्मान भी देते हैं मुलायम सिंह जी को। सतपाल मलिक के लिए क्या थोड़ी भी जगह थी उनके दिल में? क्या उनको जाना नहीं चाहिए था? क्या उनके वह अपने नहीं थे? तो उनके जितने भी परिवार के लोग हैं, वह भी सब भारतीय जनता पार्टी में ही हैं। क्या ये सवाल नहीं होना चाहिए कि प्रधानमंत्री को थोड़ा भी समय नहीं मिला होगा? एक वह गवर्नर जो जिस तारीख को 370 हटवाता है या अहम भूमिका निभाता है, और वो 370 का हीरो, वह उसी दिन अपने प्राण भी त्यागता है, उसी तारीख को, ठीक 5 साल के बाद में। तो क्या माननीय प्रधानमंत्री को, नरेंद्र मोदी जी को, क्या व्यक्तिगत तौर पर भी या सरकार के तहत क्या वो जो सम्मान मिलना चाहिए था, क्या वो नहीं मिलना चाहिए था? और क्या उनको जाना चाहिए था या नहीं जाना चाहिए था? जहां वो एक तरफ या कहे कि मैं हर जगह जा सकता हूं, मतलब यदि कल को जरूरत पड़ेगी, उन्होंने यहां तक यह कह दिया कि उद्धव ठाकरे को व्यक्तिगत तौर पर कोई आवश्यकता पड़ेगी तो मैं जाऊंगा। क्या सतपाल मलिक जी से क्या व्यक्तिगत भी रिलेशन उद्धव ठाकरे से ज्यादा खराब हो चुके थे, या वो पार्टी लाइन से अलग हट करके कुछ बयानबाजी कर रहे थे? तो कम से कम व्यक्तिगत उनको जो है नहीं लेना चाहिए था, या क्या वाकई में नरेंद्र मोदी जी व्यक्तिगत ले गए थे सतपाल मलिक जी की चीजों को या उनकी बातों को? उन्होंने जो सवाल उठाए सरकार पर, क्या उनकी जांच नहीं होनी चाहिए थी? जो पुलवामा अटैक पर उन्होंने कहा है, जो उन्होंने बोला है, उनकी क्या खामियां थी? उसके पहले कभी ईडी नहीं गई, कभी उसके पहले जो है क्या सरकार अपनी चीजों को छुपाने के लिए जो है सतपाल मलिक के पीछे पड़ी? व्यक्तिगत तौर पर क्या वाकई में शामिल नहीं सरकार को होना चाहिए था? एक ट्वीट, और वह भी अंग्रेजी में, जिस देश में 4% लोग ही सिर्फ अंग्रेजी जानते हो और आप हिंदी की वकालत कर रहे हो, तो जब आप ट्वीट भी करते हैं तो बिना फोटो के एक अंग्रेजी का ट्वीट आता है प्रधानमंत्री मोबाइल जी की बंद होने तरफ। वाला है। जी मोबाइल बंद होने वाला है। जी यादव सर, जी सवाल मैंने कर दिया, हो गया। जयप्रकाश यादव जी, आप तक आवाज पहुंच रही है हमारी? आप तक हमारा सवाल पहुंच रहा है यादव साहब? बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ में थे जयप्रकाश यादव जी, जो राष्ट्रीय प्रवक्ता है सनातनी सेना के, हमारे साथ जुड़े और उन्होंने जो है जो वोटर अधिकार यात्रा है राहुल गांधी पर तंज कसे और उन्होंने कहा तो गैर जिम्मेदाराना बयान देते हैं। इसके लिए सरकार जरूरी नहीं समझती, और जहां जरूरी समझती है वहां कदम उठाए जाते हैं। लेकिन नेता प्रतिपक्ष कोई सवाल करता है और कुछ दस्तावेज दिखा रहा है तो उसको लेकर के भी इलेक्शन कमीशन ने भी और सरकार का एक जवाब आना चाहिए, ताकि देश का विश्वास सरकार के प्रति पैदा हो सके, जो एजेंसियां हैं और जो आयोग है। जय हिंद, वंदे मातरम।